नमस्कार। इस समय आप देख रहे हैं मेरे साथ में अशोकनगर जिले का अतीत, उसके धरोहर है और इतिहास से जुड़ी कई सारी अनसुलझे पहलुओं को लेकर। आज पहुंचे हैं अशोकनगर जिले से 10 किलोमीटर दूर स्थित पश्चिमी भाग के एक गांव तुमैन में। तुमैन न केवल अशोकनगर का बल्कि मध्य प्रदेश का संभवतः अकेला एक ऐसा गांव है जो किसी जमाने में एक बड़े नगर के तौर पर रहा होगा और जिसमें शैव और वैष्णव तथा शाक्त परंपराएं एक साथ फली फूली है। इतना ही नहीं, जैनिज्म एवं बुद्धिज्म के भी कई सारे मॉन्यूमेंट और दूसरी चीजें यहाँ प्रचुर मात्रा में मिलती हैं। न केवल इतना बल्कि ऐतिहासिक रूप से समृद्ध होने के साथ साथ हमारी किंवदंतियों में, लोक कथाओं में एवं धार्मिक पुरातन गाथाओं में भी इसका खूब उल्लेख होता है। कई बार इसको तुम वन के नाम से जाना जाता है। उसके पहले इसे राजा मूरध्वज और उनके पुत्र तुंग ध्वज की नगरी के तौर पर भी जाना जाता है। यहाँ पर वेदांत की एक कथा भी है जिसमें राजा मूरध्वज और तुंगध्वज की कहानी आती है। इसके अलावा महाभारत कालीन तमाम सारी सभ्यताएं भी यहाँ मिलती हैं। विक्रमादित्य से भी इसका नाम जोड़ा जाता है। इसके अलावा एक राजा गंधर्व सेन का भी इतिहास में उल्लेख इसी नगर से मिलता है। इन सब के साथ में जो सबसे बड़ी बात यह है कि बौद्ध स्तूपों का यहाँ किसी समय में होना एक बड़ी बात रही है। अभी भी यहाँ पर कई सारे खुदाई के दौरान मिले अवशेषों में जैन धर्म से जुड़े कई सारी देवी देवताओं की प्रतिमा है। बैठा देव जो यहाँ की सबसे बड़ी मूर्ति है वो जैन धर्म से जुड़ी है। आजकल जहाँ पर मंदिर भी बना दिया गया है। इन सारी संपदाओं को अपने साथ समेटे इस गांव पर देखते हैं एक बड़ी रिपोर्ट के आखिर तुमैन है क्या। आज पहुंचे हैं एक ऐसे गांव में जिसके नीचे एक शहर बसा हुआ है। ये सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग सकता है, थोड़ा सा अजीब सा लग सकता है, मगर इतिहासकार हों, पुरातत्व से जुड़े लोग हों या इस पर खुदान या अन्वेषण करने वाले लोग हैं, इस तरह की चीज़ों को लगातार कहते रहे हैं। बीती आधी सदी में जितना काम यहाँ हुआ है उसको देखकर ये सारी चीज़ें प्रमाणित भी होती हैं। ये एक ऐसा गांव है जिसको लेकर कई सारी कहानियाँ, किंवदंतियाँ, लोक कथाएँ और दंत कथाएँ भी एक साथ चलती हैं। क्या इतिहास, क्या पुराण और क्या भारतीय मैथोलॉजी हो, सब में इसका जिक्र आता है। ये हम बात कर रहे हैं अशोकनगर के तुमैन गाँव की, जिसे किसी जमाने में तुमन वन या तुमन नगर भी कहा जाता था। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख आता है। तो ऐतिहासिक और पौराणिक रूप से इसका अपना महत्व है, मगर हेमंत हमको बताएंगे। हेमंत दुबे इतिहास के जानकार हैं, वो लगातार काम कर रहे हैं। किस तरह की चीजें तुमैन को लेकर जो है प्रथम दृष्टया देखें तो दिखती हैं? तुमैन मुझे लगता है हमारे क्षेत्र का सबसे प्राचीन जगह है जी। और हरिहर निवास द्विवेदी जो प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं, उन्होंने इस क्षेत्र में 2 वनों का विशेष रूप से उल्लेख किया है, मधुबन और तुमवन। तो इस पूरे रीजन में हम देखेंगे बेसिकली छोटे छोटे वन बहुत सारे थे, लेकिन जो बड़ा वन क्षेत्र था जिसके अंतर्गत बहुत महत्वपूर्ण चीज थी उसमें ये तुमवन था। तुमवन में बहुत प्राचीन समय से हमें मौर्यकालीन ईंटें मिली हैं। अब देखिए, भारतीय इतिहास की जो शुरुआत सिंधु घाटी सभ्यता के बाद में हम कर रहे हैं, मौर्य सभ्यता की, वहाँ की ईंटें मिल रही हैं हमको, तो वो यहाँ मिलती हैं। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये इतना बड़ा नगर था और सभी परंपरा और संस्कृतियों का ये केंद्र। ये सबसे बड़ी चीज है कि हम ये बार बार ये कह रहे हैं कि एक गांव भले ही है मगर किसी जमाने में एक नगर होता था। ये तो ये अवधारणा को साबित करने के लिए जो आप कह रहे हैं कि कई सारे विचार, कई सारी धाराएं, कई सारी पंथ एक साथ दिखते हैं। निश्चित रूप से यहाँ क्या है कि हम देखेंगे कि अभी बाद में भले ही इस्लाम आया, यहाँ इस्लाम भी देखने को मिलता है, बौद्धिज्म, यहाँ में 2 स्तूप मिले सागर विश्वविद्यालय ने जब काम किया। जैनिज्म को लेके जाते हैं तो यहाँ बहुत बड़ी बड़ी प्रतिमाएं जैन तीर्थंकरों की मिलती है। बैठा देव यहाँ की बहुत प्रसिद्ध प्रतिमा रही है। वैष्णव परंपरा में जाएंगे तो विष्णु के इतने पुराने 7वीं शताब्दी से हमको मूर्तियां मिलना स्टार्ट होती हैं। वैष्णव चतुष्टकाएं मिलती हैं। शैव परंपरा की बात करते हैं तो इतने बड़े बड़े शिवलिंग मिलते हैं हमको, हजारेश्वर शिवलिंग मिलता है। तो शैव, वैष्णव और शाक्त परंपरा का तो यहाँ स्पेशली एक प्रसिद्ध मंदिर है अशोकनगर जिले का, जिसे बिंदुवासिनी के नाम से जाना जाता है, तो वो भी है। तो यानी हम देखते हैं शाक्त परंपरा, वैष्णव परंपरा, शैव परंपरा, बुद्धिज्म, जैनिज्म और वहां तक कि इस्लाम का भी हमको सब कुछ मिलता है। तो एक जगह पे इतने सारी चीजों का होना, मुझे लगता है कि कम से कम मध्य प्रदेश कह लीजिए, देश भर में ऐसा एक आध ही स्थान होगा जिसमें एक साथ बहुत प्रमाणिक तौर पर सारी चीजें मिलती हैं और 10-10, 5-5 फुट की मूर्तियां सभी की हैं। हाँ, मुझे भी लगता है ऐसा कि मध्य प्रदेश में बहुत कम जगह ऐसी होंगी यहाँ इतनी मात्रा में, इतने पहले से ही इतनी सभी संप्रदायों का हमको वहाँ जिक्र मिलता है। तो मतलब ये इतना बड़ा नगर था। जैसे कि एक और चीज मैं आप इसमें जोड़ना चाहूंगा कि सांची में जब स्तूप बनाया जा रहा था तो स्तूपों में जो दान देने वाले लोग थे उनके अभिलेख लिखे गए उस समय, तो उसमें तुमन का भी जिक्र आता है। तुमन के सेठ और सेठानियों ने, यहाँ के नागरिकों ने स्तूप के लिए दान किया था।
यानी स्वाभाविक तौर पर कोई व्यापारिक केंद्र या बड़ा वाणिज्य उद्योग केंद्र रहा होगा ये। व्यापार से याद आया कि यहाँ कहा जाता है लाखा बंजारा जो इन्होंने बहुत सारे जैन मंदिर बनवाए, तो उनका बेसिकली ये भी माना जाता है कि वो बेसिकली इसी क्षेत्र के रहने वाले थे। उन्होंने गढ़ी भी मिलती भारत में तमाहा उनकी बाकर बोलते हैं जिसको पुरानी उसमें, तो उनकी बाकर यही मानी जाती है और उन्होंने बहुत सारे मंदिर पूरे हिंदुस्तान में जगह जगह बनवाए, तो ये बेसिकली यहीं के माने जाते हैं। तो निश्चित रूप से वो इतने बड़े सेठ थे तो वो ये निश्चित रूप से नगर रहा है। अच्छा, इसके अलावा भी कई सारे अलग अलग स्तर पे इसकी खुदाई का काम, उत्खनन का काम, इस पर रिसर्च वर्क हुए हैं। तो खुदाई में लोग कहते हैं कि जैसे ही खोदते हैं तो राख मिल जाती है, पुरा संपदा मिल जाती है, कुछ पुराने अवशेष मिल जाते हैं, पूरी की पूरी एक संस्कृति, एक नगर मिलता है। हाँ, ये इम्पोर्टेंट इसलिए है, सागर विश्वविद्यालय ने 1972 के आसपास में जब ये काम किया, प्रमाणिक चीज निकल के आई उस समय, हमें सिक्के मिले, हमें ईंटें मिली, हमें बहुत सारे अवशेष मिले, हमें बर्तन मिले उस समय के मिट्टी के। तो ये ग्रामीण क्षेत्र के लोग भी जानते हैं कि जब भी वो मकान बनाने के लिए यहाँ खुदाई करते हैं तो उसमें मूर्तियां निकल आती हैं, मंदिरों के अवशेष निकल आते हैं, सिक्के निकल आते हैं और भी पुरावशेष बहुत सारे निकलते हैं। तो इस बात की पूरी संभावना है कि हाँ, अगर उत्खनन का काम किया जाए तो निश्चित रूप से हो सकता है ये जो अभी बस्ती है, ये पूरी की पूरी बस्ती के नीचे एक पूरी बस्ती आबाद रही है। एक गंधर्व सेन की एक कथा है जिसमें कहते हैं कि शायद विक्रमादित्य का जन्म हुआ और वो जब जा रहे थे तो गंधर्व सेन के राज में पूरे में राख की बरसात हो गई और ये पूरा का पूरा नगर उसमें समा गया था। तो क्या इस लोक या दंत कथा को भी प्रमाणिक रूप से हमने इस तरह की मिट्टी के या उसमें देख पाए हैं कि कुछ समझ में आता है? नहीं, इसको प्रमाणिक रूप से तो हम नहीं कह सकते, लेकिन चूंकि दंत कथाओं में और लोगों की स्मृतियों में ये है तो निश्चित रूप से इसका कुछ ना कुछ संबंध इससे रहा होगा। चूंकि प्राचीनता को लेकर अगर हम बात करें तो ये काफी प्राचीन जगह है, तो संभावना है कि विक्रमादित्य और तमाम लोगों से इसका संबंध जोड़ा जाता है। हालांकि विक्रमादित्य जो उज्जैन के थे उनका रिलेशन तो इसलिए भी जोड़ा जाता है इससे कि उज्जैन डायरेक्टली विदिशा से कनेक्टेड था, तो विदिशा वाले रूट पर ये बहुत महत्वपूर्ण जगह थी। तो यहाँ चूंकि स्तूप भी बनाए गए, सांची में भी बनाए गए, तो विदिशा के बहुत करीब था, तो एक बहुत महत्वपूर्ण मार्ग पर ये स्थित था। तो ये निश्चित रूप से विक्रमादित्य से तो संबंधित है ही है। नहीं, एक नदी का किनारा, उस किनारे पे बड़े बड़े मंदिर, उन मंदिरों के नीचे पूरी एक संस्कृति, और उस संस्कृति में जो आप बता रहे हैं कि रोजमर्रा से जुड़ी हुई कई चीजें, तो हम ये समझ सकते हैं कि कोई बड़ा सा विशाल जो है राज्य उस समय में रहा होगा, एक नगर बड़ा रहा होगा। निश्चित रूप से मैं तो ये मानता हूँ कि ये नगर ही नहीं था, ये बल्कि प्रशासनिक रूप से भी देखा जाए तो एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मैं ये मानता हूँ कम से कम ये एक डिस्ट्रिक्ट लेवल की एक जगह रही है, जिससे इस पूरे क्षेत्र को कंट्रोल किया जाता था। क्योंकि हम देखते हैं दूर दूर तक का पूरा जो इलाका है ये इसके पास लगा हुआ बुंदेलखंड हो, ये मालवा के बीच का एक विशेष स्पेशल इलाका था, तो इसको कंट्रोल करने के लिए उज्जैन का जो पूरा राज्य था, तो उन्होंने इस बुंदेलखंड के पास में एक इस टाइप की इकाई बनाई जिसके माध्यम से यहाँ के राज्य काज को चलाया जाता था। यही कारण है। एक इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया कि यहाँ पर गुप्ता पीरियड्स के जो लोग थे उनके घटोत्कच का उल्लेख मिला है, कुमार गुप्त का उल्लेख मिला है, 116 गुप्त संवत का भी यहाँ पे अभिलेख मिला है, जो 5वीं शताब्दी के आसपास का माना जाएगा। यानी कि टोटल अगर हम बात करें तो ईसा पूर्व से लेकर कब तक का जो है इतिहास खुदाई में या उस तरह में रिसर्च में देख पा रहे हैं अभी हमें यहाँ से मौर्य काल से ही पुरावशेष मिलना स्टार्ट जी। तो जो मैं ये समझता हूँ कि आज से लगभग हम अगर बात करें तो 2,500 और 3,000 साल पहले से हमको यहाँ पुरावशेष मिलना स्टार्ट हो जाता है। तो 2,500 से पहले से मिलता हम देश की आज़ादी तक आ जाते हैं, और यहाँ हमें लगातार एक क्रम से हम देखें तो बुंदेलाओं तक का भी हमको यहाँ एक बड़ी अच्छी बात इसमें मुझे याद आ गई। 1000 वर्ष के पहले भगवान राम या कृष्ण के कोई मंदिर होते नहीं थे, अमूमन नहीं होते थे, और पूरे तुमैन में किसी भी खुदाई में अलग अलग 3-4 बार हुई, चाहे वो अवशेष सागर में हो, ग्वालियर में हो, दिल्ली में, तो विष्णु मिल रहे हैं, शिव मिल रहे हैं, शाक्त मिल रहे हैं, पर ऐसे मंदिर नहीं मिल रहे हैं जो राम और कृष्ण से जुड़े हों। यानी कि अपन समझ सकते हैं कि 1000 वर्ष पुरानी सभ्यता तो कम से कम है। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई आपने। बेसिकली क्या था कि हम 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं शताब्दी तक आते हैं तो एक थ्योरी चलती है कि ये माना जाता है कि कृष्ण और राम को के मंदिर नहीं होते थे, वो भगवान विष्णु के 10 अवतारों में उनका उल्लेख जरूर मिलता था। लेकिन इसके उलट यहाँ हमको एक दूसरी चीज ये देखने को मिलती है कि मंदिर तो देवी का है, लेकिन पूरे मंदिर पर हमको कृष्ण लीला का अंकन देखने को मिलता है। कृष्ण के साथ में जितनी जो भी महत्वपूर्ण गतिविधियां हुई, चाहे वो पूतना का वध हो, चाहे वो गोवर्धन पर्वत का उठा लेना हो, इन तमाम दृश्यों को इसमें दिखाया गया है। तो ये एक बहुत अनोखी बात यहाँ हमने तुमैन में देखी है। हालांकि कुछ जगह और भी है। तुमैन के मंदिर को जब हम वहां पर हम देख रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि उस जहाँ अभी विराजी है गर्भगृह, संभव था उसके नीचे जो है वो डौड़ी आ रही है, उसके नीचे भी कुछ संभावना दिख रही है। मुझे पूरा लगता है असल में ये जो मंदिर है अभी
अभी जिस मंदिर को हम देखते हैं, इस मंदिर को जिस तरीके का इसका स्ट्रक्चर है, उससे ऐसा लगता है कि इसमें काफी परिवर्तन किए गए हैं। और बल्कि इसकी ड्योढ़ी को और मंदिर को अगर बारीकी से देखा जाए तो ऐसा लगता है इसके अंदर नीचे दबा हुआ एक मंदिर हो सकता है, क्योंकि इसकी पूरी डिजाइन और इसका पूरा ललाट बिंब जो ड्योढ़ी के नीचे लगा हुआ है वो हमको देखने को मिलता है। तो यहाँ अगर उत्खनन किया जाए तो मंदिर के नीचे मंदिर नहीं, मैं कहूंगा इन गाँव में जगह जगह पे हमको बहुत सारी पुरातत्व यानी पूरा एक नगर भी एक निकल सकता है अगर इसको ढंग से जो है उत्खनन किया जाए। निश्चित रूप से तूमैन में अभी तक ज्ञात जितनी भी मूर्तियां खुदाई में मिली हैं या यहाँ पर उपस्थित हैं, उनमें सबसे बड़ी मूर्ति बैठा देव की है। मूल रूप से जैन दर्शन में किसी भगवान की मूर्ति के तौर पर हमेशा से इसको मानी जाती रही है, मगर ये पूजित न होने के कारण गांव के एक घर के बाहर चबूतरे पर पड़ी थी। बीते कुछ वर्षों से या कुछ महीने से इस पर कामकाज हुआ और एक मंदिर के रूप में अब इसकी स्थापना भी शुरू हो गई है, पूजना भी शुरू कर दिया गया है। हालांकि इस बीच में बुद्ध धर्म से जुड़े अनुयायियों ने इस मूर्ति को लेकर आपत्ति भी दर्ज कराई थी और भगवान बुद्ध से जुड़ी मूर्ति होने का दावा भी किया था। इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इतिहासकार हैं हेमंत दुबे। वो बताते हैं कि ये मूर्ति स्वाभाविक तौर पर जैन दर्शन से जुड़े हैं और फिलहाल इसे आदिनाथ भगवान के तौर पर बैठा देव के स्थानीय नाम से पूजना शुरू कर दिया है। एक बैठा देव की मूर्ति होती थी। ये मूर्ति चौराहे के पास या गली में एक चबूतरे पर बैठी होती थी और वर्षों तक, सदियों तक इसी तरह से लोगों के कौतूहल का विषय रही थी। मगर बीते कुछ वर्षों से आप मेरे पीछे देख रहे हैं, एक स्थान बना दिया गया है, झंडे लगा दिए गए हैं, पूजा अर्चना शुरू कर दी गई है। हेमंत दुबे हमारे बीच में इतिहास के विद्यार्थी भी हैं, अध्यापक भी हैं, वो लगातार यहाँ काम करते रहे। तो आपने देखी होंगी पहले ये मूर्ति और अब की स्थिति में कितना अंतर दिखता है। पहले मैंने इसको सबसे पहले शायद 2016-17 में देखा था। तो 16-17 में मैंने देखा था एक चबूतरे पे प्रतिमा हुआ करती थी और बड़ी आसानी से हम देख पाते थे उसको, और बैठी हुई थी तो बैठा देव कहते थे। तो एक्चुअल में जैन प्रतिमा थी कोई, लेकिन उसके बाद में उसके स्वरूप में परिवर्तन आया और उसके परिवर्तन में आने के बाद फिर वो अब तो उसका रंग भी अलग हो गया है, तो काफी परिवर्तन। पहले जो चेहरा था। तूमैन गांव को लेकर जो सबसे बड़ा ऐतिहासिक प्रमाण है वो तूमैन का अभिलेख है। इसी तूमैन अभिलेख भी कहती है, जो कि लाखा बंजारे की गढ़ी या बाखर है उसमें मिलता है। आदि या वैदिक संस्कृत में लिखे या दूसरी भी भाषा हो सकती है लिखे, इसका अनुवाद भी कुछ वर्षों पहले किया जा चुका है। सबसे पहले 1918 के आसपास ग्वालियर स्टेट में M.B. गर्दे जो पुरातत्व का काम करते थे, उसने इस पर जो है अपना काम किया था और पहली बार इसको लेकर आए थे। इसके बाद 1948 में जो संस्थागत तौर पर दस्तावेज तैयार किए गए थे पुरातत्व अभिलेख को लेकर, इसमें भी इनका उल्लेख है, जिसमें भंडारकर और बैलिस नाम के 2 शोधार्थियों के द्वारा इस पर कहा गया था। 6 लाइनों में लिखी इस पर जो इबारत है उसका स्पष्ट तौर पर जो वर्णन किया गया है या अनुवाद किया गया है, उसमें कुमार गुप्त के समय की रचना का वर्णन इसमें लिखा हुआ है। साथ भी घटोत्कच गुप्त का नाम भी इसमें उल्लेखित किया जाता है। एक समृद्धशाली परंपरा में उस समय के राजा और उसके बारे में इस पूरी की पूरी अभिलेख में उल्लेख किया गया है और इसी एक उल्लेख के बहाने या इसी वजह से ये कहा जा सकता है कि किसी जमाने में तूमैन या तुम्बवन किसी बड़े नगर का रूप में एक विशाल संपदा या विशाल संस्कृति रही होगी। इस समय हम खड़े हैं तूमैन के एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान पर। इस पूरे इलाके को लाखा बंजारे की गढ़ी या लाखा बंजारे की बाखर के नाम से जाना जाता है। आप चारों तरफ अब देखेंगे तो एक बड़ा सा जो है आवासीय परिसर है और ये आवासीय परिसर समय के हिसाब से बदलता रहा है। अभी आप जो देख रहे हैं उसका स्ट्रक्चर किसी जमाने में अलग होगा। अगर अंदर आप घुसेंगे तो यहाँ कई सारे शिलालेख, कई सारे स्तूप और कई सारी अलग अलग कलाकृतियां मिलेंगी, कुछ देवी देवता भी। हेमंत, आपने ये पूरी चीजें देखी है गढ़ी जो है, तो क्या समझ में आ रहा है ऐतिहासिक रूप से इसकी जो है चीजें? ये पूरी बाखर जो है जी, लाखा बंजारे की बाखर जिसको कहा जाता है जी, इस पूरी बाखर में अगर हम देखें तो मुझे लगता है 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं शताब्दी के काफी खंभे भी मिलते हैं, काफी स्ट्रक्चर मिल रहे हैं जी। जिस शिलालेख की बात की जाती है वो महत्वपूर्ण शिलालेख भी हमें यहीं मिलता है, काफी पुरावशेष भी हैं। तो मुझे लगता है ये शायद वो जगह थी, यहाँ राजा रहे या मठाधीश रहे, उनने इसका इस्तेमाल किया। तो ये सबसे महत्वपूर्ण जगह, ये सेंटर रहा होगा। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि शिवलिंग भी हैं, गणेश भी प्रतिमा के तौर पे हमको देखने को मिलते हैं और इस बाखर में भी हम देखें तो हमें ऐसा लगता है कि इन कमरों के नीचे कमरे हैं। तो शायद ऐसा लगता है कि इसकी एक मंजिल जो नीचे वाला जो इसको बोलेंगे हम ग्राउंड फ्लोर, वो जमीन के अंदर दबा हुआ है। वो कुछ और भी कई मंजिल भी हो सकता है, जरूरी नहीं वो एक मंजिल ही हो। मुझे लगता है तुम्बन के मामले में यहाँ बहुत बार अटैक हुए, यही कारण है कि यहाँ से लोग दूर जाते रहे
जैसा कि हमें पता चलता है जैनों की भी यहाँ बहुत ज्यादा संख्या थी एक जमाने नहीं, में। हम जब गढ़ियां देखते हैं तो वो कई कई मंजिल होती हैं। बंजारी की सबसे ऊपर का मंजिल है या टॉप फोर्स है, तो संभावना है कि इसके नीचे एक बड़ी निश्चित रूप से समृद्धशाली स्ट्रक्चर मिल सकता है। निश्चित रूप से अगर हम इन कमरों को भी देख पा रहे हैं तो इनमें नीचे की तरफ भी कमरे हमें देखने को मिलते हैं जी। और कई जगह हमको गैप्स दिखाई देते हैं जो छतों में, उनमें से भी हमको नीचे देखने को मिलता है कि कुछ है। तो ये तो निश्चित रूप से है कि इसमें और भी मंजिलें जमीन के अंदर दबी हुई हैं, जिनमें हो सकता है इतिहास के कई ऐसे रहस्य निकल के आए, कई शिलालेख मिले, कई मूर्तियां मिले जो शायद अभी तक इतिहास के पन्नों में आई नहीं एक पाई। बड़ी जरूरत यह है कि इस पूरे के पूरे कस्बे को, गांव को अगर सही तरीके से, व्यवस्थित तरीके से जो है शोध किया जाए, खोज किया जाए, खोदा जाए, तो जिसको हम पहले समय से कह रहे हैं कि कोई बड़ा नगर इसके नीचे हो सकता है, वो मिल जाए देखने को। निश्चित रूप से मुझे लगता है सागर विश्वविद्यालय ने अभी तक शायद इस पे ठीक ठाक काम किया, उसके बाद अभी तक कोई भी काम नहीं हुआ। हाँ, लोग आए, उन्होंने लिखा है, इस पे लिखने का काम हुआ है, लेकिन यहाँ उत्खनन का और शोध कार्य जिस बड़े स्तर पर पैमाने पर किया जाना चाहिए वो नहीं है। अगर वो हो पाता है तो मुझे लगता है कि इतिहास के कई ऐसे रहस्य और कई महत्वपूर्ण बातें हमारे सामने आ सकती हैं जो इतिहास को पुनः लिखने के लिए हमें मजबूर करें। और मुझे लगता है कि अशोकनगर जिले का ये एक ऐसा स्थान हो सकता है जो अतीत के पन्ने तो खोलेगा ही, पर इतिहास या वर्तमान को भी जो है नए तरीके से गढ़ देगा अशोकनगर जिले। बिल्कुल, जैसे हम जानते हैं कि अशोक का संबंध सम्राट अशोक से भी जोड़ा जाता है, हालांकि इसके ऑथेंटिक हमें वो प्रमाण नहीं मिलते हैं, लेकिन संभावना इस बात को लेके है क्योंकि यहाँ मौर्यकालीन ईंटें मिली हैं और यहाँ कुछ स्तूप भी मिले हैं और सांची में बनाए गए स्तूप को यहाँ के लोगों ने दान भी किया है। अच्छा, कुछ स्तूपों की भी बात समझ में आ रही है कि स्तूप हुआ करते थे, बाद में जो घरों की जो ईंटें हैं लगभग वो उसमें उसी में। हाँ, यहाँ क्या है कि जो अलग तरीके का एक पत्थर पाया जाता है जिसको हमारे स्थानीय भाषा में मुरम का पत्थर कहते हैं और आग्नेय चट्टानों से शायद बनता है वो, उसके यहाँ स्तूप बने हुए थे और पता नहीं लोगों ने आज से लगभग 50-60 साल पहले वो आए और उन्होंने उन पत्थरों को निकाल लिया अपने मकानों में इस्तेमाल करने के लिए और वो पूरे स्तूप बर्बाद हो गए। हाँ, चूंकि उसमें कोई ढांचागत प्रतिकृति तो होती नहीं थी, तो एक सिर्फ जो है भवन होता था, उसको नष्ट कर दिया। लेकिन सागर विश्वविद्यालय की जो शोध टीम आई थी वो ये मानती थी कि वो जो स्तूप थे वो स्तूप भी सांची के स्तूपों के समकालीन थे, यानी कि 2000 साल पहले यहाँ स्तूप थे। तो एक बड़ी बात यह है कि चाहे वो आज की बात कर लें या 2-2.5 हजार साल पुरानी बात कर लें, अशोकनगर का तूमैन गांव एक ऐसी समृद्धशाली परंपरा और एक विरासत को अपने नीचे समेटे हुए है। अगर इसको उकेरा जाए, उसको खोदा जाए, तो इस गांव के नीचे शर्तीय तौर पर एक शहर निकल सकता है।